तो जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। अगर पूछा जाए कि काइनेमेटिक्स क्या चीज है, इट इज स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। अब काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मोशन और रेस्ट का मतलब क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास वाली चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रेस्ट में है, आसपास की चीजों के रेस्पेक्ट में, है ना। और अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने आसपास की चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लगातार बदलता जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। जैसे ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, ये एक दूसरे से इनकी जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पे। इसका मतलब ये पेड़ पौधे और ये बिल्डिंग ये सब क्या है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इनकी डिस्टेंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये जो साइकिल चलाने वाला पर्सन है, इसकी जो पोजीशन है वो लगातार इन पेड़ पौधों के रेस्पेक्ट में या इन बिल्डिंग्स के रेस्पेक्ट में या इस रोड के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। रेस्ट और मोशन ये दोनों ही टर्म रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में देखने पे आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। एक बस जा रही है मान लो, और बस के बाहर जो लोग खड़े हैं उनको तो बस चलती हुई नजर आएगी, लेकिन बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं, कोई भी दो पैसेंजर पास पास बैठे हैं, उनको लगेगा कि वो एक खुद के रेस्पेक्ट में, अगर वो दूसरे को देखेगा तो उसको नजर आएगा कि वो तो रेस्ट में है। बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में या बस के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। लेकिन बाहर जो लोग देख रहे हैं उन पैसेंजर्स को या उस बस को जाते हुए, उनके लिए तो बस और पैसेंजर मोशन के अंदर है। तो इसका मतलब देखने के नजरिए से पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी पार्टिकल चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। और पॉइंट मास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे मास को उसके सेंटर पे एज्यूम कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास बोलते हैं। जैसे एक गाड़ी जा रही है, अब गाड़ी की शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उससे हमको मतलब नहीं रहेगा। अगर हम उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होता है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जिसका मास m है, तो हम ये सारा का सारा मास इसके सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। और जब भी हमें कोई भी फोर्स वगैरह दिखाने होते हैं, जैसे इसका वेट फोर्स, तो इस पॉइंट के ऊपर एक नीचे की तरफ mg इस तरीके से वेट फोर्स दिखा देंगे। इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे उस फोर्स को दिखा देंगे कि इतना फोर्स हमने अप्लाई किया। तो उससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो गई अपने लिए, है ना। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की शेप साइज इससे मतलब नहीं है, चाहिए कैसे भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना, फ्लैट हो, रेक्टेंगुलर शेप में हो, है ना, किसी भी शेप में हो, मतलब, है ना, उससे शेप और साइज से मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ हमें मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और इसके ऊपर कितने फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं या किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमें सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, पॉइंट मास वाला। ठीक है। इसके बाद में आता है फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, जब भी हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मोशन या रेस्ट को डिफाइन करते हैं, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है हमेशा। उसके रेस्पेक्ट में तो बताओगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। तो हम इसके लिए कुछ एक्सिस वगैरह एज्यूम करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये इधर बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ये है जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। मान लो कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब जो देख के आपको बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कहाँ पे रहेगा, तो वो हमेशा ओरिजिन पे रहता है। कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन के ऊपर। और उसके पास में एक घड़ी होगी, उस घड़ी में वो टाइम देखता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट इतने टाइम में यहाँ पे पहुंच गया, इतने टाइम में ये डिस्टेंस ये कार कवर कर रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये ऑब्जर्वर दे रहा है। तो ये कौन है यहाँ पे, ये है ऑब्जर्वर। ठीक है। इसके पास में टाइम को देखने के लिए घड़ी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें बताएगा आपको कि एक बॉल है वो इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है, तो बताओ इतने टाइम बाद में वो कहाँ पे होगी। तो वो क्वेश्चन कौन बना रहा है, वो ये बना रहा है। कहाँ पे बैठा है, ये ओरिजिन पे बैठा है। ठीक है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट बोला जाता है ओरिजिन। आया समझ में इतना? ठीक है।
फिर इसके बाद में आता है वन डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हम स्पेशली वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पार्टिकल का चलना। सीधी लाइन पे पार्टिकल अगर चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार सीधी रोड के ऊपर जा रही है तो ये कौन सा मोशन हुआ? वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है। ट्रेन है वो किसी ट्रैक के ऊपर, पटरियों के ऊपर जा रही है, सीधी पटरियां एकदम, तो उसके मोशन को भी क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। सीधी लाइन पे चलना चाहिए पार्टिकल, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल है वो ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो क्या ये मोशन वन डायमेंशनल मोशन है? हाँ जी, वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जब भी पार्टिकल चलेगा तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। आपको बस ये देखना है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग चले, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग चले, या इस प्लेन के अंदर किसी भी डायरेक्शन में चले, स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है टू डायमेंशनल मोशन। मान लो कि कोई कीड़ा मकोड़ा है और वो फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर चल रहा है इधर उधर, तो वो तो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे एक चींटी है और वो फ्लोर के ऊपर जा रही है इधर उधर, तो उसके मोशन को क्या बोलोगे? अब क्योंकि वो एक प्लेन में चल रही है और टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, अगर वो प्लेन में चलती लेकिन सीधी लाइन पे चलती तब तो उसको वन डायमेंशनल मोशन बोल देते, लेकिन क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, उसके दो कोऑर्डिनेट बार बार चेंज होते रहेंगे। मान लो वो एक्स वाई प्लेन में जा रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लगातार उसके चेंज होते रहेंगे, है ना, टेढ़े मेढ़े चल रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। आया समझ में? फिर आता है थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे एक बर्ड है या बटरफ्लाई है या गैस का एक मॉलिक्यूल है, वो गैस का मॉलिक्यूल इस रूम के अंदर, है ना, वो इधर उधर घूम रहा है रेंडमली, तो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसका जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि वो स्पेस में कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर सकता है तो उसके मोशन को बोला जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है। ये तो मैंने कैटेगराइज कर दिया इनको। इसमें पहले टर्म जिसके ऊपर हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे या आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है या कोचिंग है, तो आप घर से जब स्कूल की तरफ जाते हो तो आप मान लो इस रास्ते से होके जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके आप इस रास्ते से होके जा रहे हो, तो इस रास्ते की जो टोटल लंबाई है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, जो आपने कवर करी है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल पाथ लेंथ। पाथ की जो टोटल लेंथ है ना उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे पता करोगे? तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आप एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दोगे। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, एक सीधी लाइन से इसको मिला दो, तो ये जो आपने ये मिनिमम डिस्टेंस जो यहां पे बताई है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आया समझ में? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किधर लेनी है? हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अगर आप स्कूल, घर से स्कूल जाते हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और अगर आप स्कूल से या कोचिंग से घर की तरफ आते हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? जिसको मीटर में मेजर करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है। दोनों में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? क्या ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं? कब हो सकते हैं बराबर? जब कोई पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा हो तो डिस्टेंस भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, तो बराबर भी हो सकता है। लेकिन क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है क्या? छोटी नहीं होगी कभी, है ना, बराबर हो सकती है। तो इससे हम एक रिजल्ट बना लेते हैं कि जो डिस्टेंस है
वो हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर पे आ रहा है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो तो इस पाथ की जो लेंथ है उसका डबल हो गई, क्योंकि गया भी है और वापस भी आया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि वापस घूम के वहीं आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस इस टोटल पाथ की जो लेंथ होगी जाने की और आने की दोनों मिलाएंगे, 1 किलोमीटर मान लो गया, 1 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, डिस्टेंस हुई 2 किलोमीटर। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, आसान है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। ये बोल रहा है कि एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर घूम रहा है, और वो क्या कर रहा है, रेडियस कितनी है सर्कुलर ट्रैक की, r। ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में, मान लो यहां से चलना ये स्टार्ट करता है, ऐसे ही दौड़ना स्टार्ट करता है यहां से, तो इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगेगा वो 40 सेकंड का लगेगा। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हम दोनों चीजें पता करते हैं, चलो डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। एक चक्कर में कितना समय लगेगा, 40 सेकंड। टोटल टाइम कितना है इसके पास, टोटल टाइम कितना है, तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, भाई 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 2 मिनट में कितना हो गया 120 सेकंड, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा और है, यानी 140 सेकंड इसको टोटल दौड़ना है। एक चक्कर कंप्लीट करने में ये 40 सेकंड लेगा, तो 140 सेकंड में ये 3 चक्कर तो कंप्लीट कर लेगा, 40 सेकंड 40 सेकंड और 40 सेकंड, 120 सेकंड हो गए। फिर अगले 20 सेकंड जो बचे हैं उसमें ये आधा चक्कर ही पूरा कर पाएगा, एक कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है ये, तो ये यहां से चला है, तो ये 3 चक्कर कंप्लीट करके और फिर ये आधा चक्कर और कंप्लीट कर लेगा। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, तो ए से बी पे पहुंच गया ये फाइनली, 3 चक्कर कंप्लीट करके और फिर आधा चक्कर और कवर किया। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई एक चक्कर में कितना चला 2 पाई आर, 3 चक्कर में कितना चला 3 इंटू 2 पाई आर, फिर आधा चक्कर और कवर कर रहा है तो पाई आर ये भी ऐड करो भाई, 3 इंटू 2 पाई आर प्लस पाई आर, यानी कि 7 पाई आर हो गया। ये तो हुआ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी डिस्टेंस को देखना है। ये तो 2r के बराबर होगा, है ना। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R ली है तो कैपिटल R लिख देते हैं यहाँ पे, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ 2r के बराबर, डायमीटर के बराबर, है ना। सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर होगा उतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। आया समझ में, आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से इसकी आपको क्या बतानी है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर क्या होगी जेड एक्सिस। ऐसे दिखा देता हूं उसको, ये एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए चीजों को। मान लेता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग ईस्ट है, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या होगा वेस्ट होगा। अगर इधर ईस्ट है पीछे वेस्ट हो गया, राइट हैंड साइड में हमेशा साउथ होता है। ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए तो पीछे वेस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, तो साउथ किधर होगा, राइट हैंड साइड में साउथ होता है, इधर साउथ, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग कौन होगा साउथ होगा। तो ये हो गया साउथ, और माइनस जेड एक्सिस के अलोंग कौन होगा नॉर्थ होगा। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ और इधर नॉर्थ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसने बोला कि जो इनिशियल पोजीशन है उससे इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले ये किधर गया, ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखा दो, 6 मीटर नॉर्थ की तरफ। फिर 8 मीटर ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट किधर है इधर है, तो एक्चुअल में तो ये यहां से ईस्ट की तरफ गया है, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को जब भी आपको सिंपल करना हो तो हर एक वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पे ले आया करो।
जैसे मैं जो डिस्प्लेसमेंट है ईस्ट की तरफ, उस वेक्टर को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ से दिखाऊंगा, क्योंकि जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है अपनी। तो 10 मीटर गया ये किधर, ईस्ट की तरफ। फिर वर्टिकली अपवर्ड ये ईस्ट की तरफ गया 8 मीटर, 8 मीटर गया ये ईस्ट की तरफ। फिर ये 10 मीटर गया वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना गया 10 मीटर। तो देखो इसको भी मैंने, इस वेक्टर की टेल को भी मैंने कहां पे दिखाया है, इस ओरिजिन पे दिखाया है। हर एक वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पे ले आओ। अब आपको इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ये आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा है वो क्या होगा, वो होगा इन तीनों का रिजल्टेंट। पहले हम गए नॉर्थ की तरफ 6 मीटर, फिर गए हम ईस्ट की तरफ 8 मीटर, फिर हम गए ऊपर की तरफ 10 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक काम करो, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको लिखा जाएगा, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला 8 मीटर, तो इसको लिख दो 8 आई केप, आया समझ में। वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला 10 मीटर, तो इसको लिख दो 10 जे केप। याद है आई केप, जे केप, के केप क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स, जो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस की तरफ कितना गया, जेड की तरफ नहीं गया, ये गया माइनस जेड एक्सिस की तरफ, है ना, माइनस जेड एक्सिस की तरफ गया ये। तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ कितना गया 6 मीटर, तो आएगा -6 के केप। ये आया समझ में। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दो। अब क्या हमें इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना आता है, हाँ जी आता है। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड बताना हो तो हम आई केप, जे केप और के केप वाली टर्म्स है उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, खत्म क्वेश्चन। ये आएगा 64, ये 100, ये 36, यानी कि अंडर रूट में आएगा 200, यानी कि 10√2 अपना आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, पहला ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, आसान एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर अलोंग पाथ ACB सच दैट एंगल AOB इज 120 डिग्री। ठीक है जी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। इसमें एक डायग्राम बनेगा, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर एक पर्सन चल रहा है, ठीक है, रेडियस कितनी बता रखी है 10 मीटर, ठीक है, सेंटर है O, ये पॉइंट A है और ये यहां पे किसी B पॉइंट पे पहुंच गया, तो अच्छा एंगल AOB 120 डिग्री है, तो B पॉइंट यहां पे नहीं होके 120 डिग्री पे होगा, मतलब ये होगा करीब यहां पे मान लो, हाँ ऐसे, है ना, इसको मिलाओगे तो पहले यहां पे था और बाद में ये 120 डिग्री एंगल कवर करके पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितने कवर करी इसने, ये टोटल एंगल कितना होता है सर्कल पे, सर्कल का जो सेंटर है वहां पे अगर ये टोटल एंगल देखा जाए तो ये कितना होता है 360 डिग्री, ये उसका कितना है 1/3, 120 डिग्री मतलब उसका 1/3 हुआ। तो अगर ये पूरा 360 घूम जाता तो ये सर्कुलर ट्रैक पे कितना डिस्टेंस कवर करता 2πr, ये तो उसका 1/3 ही घूमा, मतलब 1/3 घूमा, तो जो डिस्टेंस इसने कवर करी है बताओ वो कितनी है 2πr डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड क्यों किया वो समझ में आया, क्योंकि 1/3 ही चला ये एंगल से पता चल रहा है हमको, तो ये अपना आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको, है ना। अब ये कितनी होगी यहाँ पे ये पता करो। देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, ये आर कितना है 10 मीटर, इधर भी ये आर होगा 10 मीटर के बराबर, तो ये 10 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस भी 10 मीटर। अब मैं यहाँ से सेंटर से क्या करता हूँ, इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे। अब अगर मैं ये दूरी फाइंड कर लूँ, इसको x मान लो एक बार, तो ये x है तो ये भी x होगा। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये होगा 30 डिग्री, इधर भी होगा 30 डिग्री, ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो एंगल के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस, तो आप लगा दो कौन सा, बेस आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस आपको पता है, तो आप लगा दो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस यानी कि x, हाइपोटेनियस यानी कि 10,
तो cos 30 कितना, √3/2 इक्वल टू x/10। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, 10 इधर जाएगा तो ये आएगा 5√3 के बराबर। आया समझ में? और फिर x का डबल करोगे तो ये a से b तक की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि a b डिस्टेंस होगी 2 × 5√3 यानी कि 10√3 के बराबर आएगा ये। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। अच्छा, रेडियस कितनी है इसकी, 10 मीटर है ना, तो डिस्टेंस इसने कवर करी है 2π/3 × 10 यानी कि कितना हो गया, 20π/3 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। देखो शुरुआत में इसका एक पॉइंट ए है मान लो, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अब ये आधा चक्कर पूरा करके आगे पहुंच गया, तो ए पॉइंट कहां पे पहुंच जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा ना, ए डैश पे। देखो ये ऐसे आधा चक्कर पूरा करके पहुंचा, आधा ही चक्कर पूरा किया है। अगर पूरा चक्कर कवर करता तो वापस एक घूम के नीचे ही आ जाता, तो आधा चक्कर चलाइए, तो ए पॉइंट आ गया ए डैश पे। इसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट ए था ना, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो कौन सी दूरी बताओगे, आपको बतानी है ए और ए डैश के बीच की सीधी दूरी, ये वाली दूरी बतानी है। अब ये कैसे फाइंड करोगे, देखो जब ये आधा चक्कर कवर करेगा तो ये कितनी दूरी कवर कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी बता सकते हो क्या आधे चक्कर में। अगर ये पूरा एक चक्कर घूम जाता तो 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, जितनी इसकी सरकमफेरेंस है ना उतना ये आगे चला जाता। पता है ये चीज, जितना सर्कल की सरकमफेरेंस है उतना ये घूमता हुआ आगे चला जाता। अब ये आधा चक्कर कवर कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसकी जो सरकमफेरेंस है उसका हाफ होगी, यानी कि πr। r आपको कितना बता रखा है क्वेश्चन में, 1 मीटर। देखो 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगी π×1 यानी कि पाई मीटर के बराबर। और जब ये ए पॉइंट ए डैश पे पहुंचा तो इसकी ग्राउंड लेवल से ऊंचाई कितनी हो गई, तो इस सर्कल के डायमीटर के बराबर, यानी कि ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक की दूरी ये हो गई 2 मीटर। भाई 1 मीटर रेडियस है तो ये हो गई 2 मीटर, तो पता चल गया ना, ये 2 मीटर है, ये पाई मीटर है। तो बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब तो ये हाइपोटेनियस क्या होगा इसके अंदर, तो हाइपोटेनियस होता है यानी कि ए डैश बराबर होगा √ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है यहाँ पे पाई, तो पाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 2 का स्क्वायर। आंसर आ गया √π² + 4। आया समझ में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा एक चीज और याद रखो कि π² लगभग 10 के बराबर होता है। π² है ना, वो लगभग कितना होगा, 10 के बराबर होगा। तो कई बार कैलकुलेशन में π² बन रहा होगा तो उसको लगभग 10 ले लेना। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसकी जगह होता कितना होता, 14 √, क्योंकि पाई का स्क्वायर अगर 10 लेते तो 10 + 4 यानी कि √14 अपना आंसर होता है, फिर उसको देख लेते, है ना। तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है फिर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कई बार क्या होगा कि आपको कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और आपको उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताना होता है। ठीक है, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये हो गया ओरिजिन, जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1 z1, और ये कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं x2 y2 z2। तो अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से इन पॉइंट्स की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हो ना, तो वो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, आर ए बोल देते हैं इसको। ऐसे बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओरिजिन से बी पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, इसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर आर बी। कैसे फाइंड करोगे इन आर ए और आर बी को, अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो बिल्कुल आसान है। अगर हमें पोजीशन वेक्टर आर ए फाइंड करना है तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, आप उनको आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो। यानी कि आप लिखोगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसी सेकंड पॉइंट का अगर आपको
पोजीशन वेक्टर बताना हो आर बी तो क्या लिखोगे, x2ik प्लस y2jk प्लस z2kk लिख दिया। ये तो पोजीशन वेक्टर आ गया। अब मुझे बताना है कि अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ए बी, तो ये ए बी कितना होगा। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो इसका एक सिंपल तरीका है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट कौन है इसमें, बी, तो आर बी माइनस आर ए करेंगे। अगर बी से ए की तरफ जाते तो फाइनल पॉइंट होता ए, तो आर ए माइनस आर बी कर देते। ठीक है, क्या आंसर आएगा इससे, तो ए बी वैक्टर आएगा अपना, आर बी माइनस आर ए करना है, इसमें से ये माइनस करना है। और जब भी हम दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आई के वाली टर्म्स को एक साथ माइनस करेंगे, जे के वाली टर्म्स को एक साथ माइनस करेंगे और के वाली टर्म्स को एक साथ माइनस करेंगे। जैसे आर बी माइनस आर ए करना है तो x2 माइनस x1 लिखो इनटू आई के, फिर y2 माइनस y1 लिखो, y2 माइनस y1 जे के, फिर क्या आएगा z2 माइनस z1 के आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है कि मैग्नीट्यूड क्या है भाई इसका, ये बताओ, तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या करना होता है, आई केप जे केप के वाली जो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करके हमको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में ये। चलो तो अब इसको यूज करके देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं दोनों पॉइंट्स के, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1 -1 और 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 5 3 एंड -2। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है एक तरह से। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना हो, जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो ए बी वेक्टर होता है, याद करो, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के, है ना। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो लिखो 5 माइनस 1 यानी कि 4 आई के, 3 माइनस -1, 3 में से -1 को माइनस करोगे तो ये आएगा 4 जे के। समझ रहे हो बात, पूरा लिखूं क्या, चलो पूरा लिख देता हूं। 5 में से 1 को माइनस करना है इनटू आई के, फिर 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है जे के, फिर -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। आया समझ में, तो क्या आएगा आंसर, 4 आई के प्लस 4 जे के, और इधर से आएगा -2 के। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है तो ये तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, आई केप जे केप और के वाले टर्म्स जो भी हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो, अंडर रूट कर दो, क्या आएगा आंसर, ये आएगा, देखो 16 + 4 कितना हुआ, 36 हुआ क्या, हाँ, तो ये हो गया 6 अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 6। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर ड्यू वेस्ट, देन 20 मीटर ड्यू साउथ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है, ये ईस्ट मान लो, इधर क्या होगा वेस्ट, इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ईस्ट वेस्ट, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। अब ये कैसे कैसे गया वो दिखा दो यहाँ पे। पहले ये गया 30 मीटर वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट किधर है, इधर, तो 30 मीटर इधर चला गया ये 30 मीटर, फिर गया 20 मीटर साउथ की तरफ, साउथ किधर है, नीचे की तरफ, तो गया तो ये यहां से नीचे है, साउथ की तरफ गया होगा मतलब, लेकिन आपको उस वेक्टर को कहां पे दिखाना है, सारे वेक्टर्स का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पे ले आया करो, उससे आपको कैलकुलेशन इजी मिलेगी थोड़ी सी, है ना। और फिर 20 मीटर गया ईस्ट की तरफ, ईस्ट किधर है, इधर है, तो 20 मीटर इधर दिखा दो, ये हो गया 20 मीटर। अब ये 3 वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, कितना आसान हो गया ये, आया समझ में। एक्चुअल में ये कैसे गया वो आपको बता देता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इसलिए उससे कैलकुलेशन करने में आपको मजा नहीं आएगा। 30 मीटर इधर गया पहले, 30 मीटर, फिर गया 20 मीटर नीचे, तो ये 20 मीटर
मतलब नॉर्थ की साउथ की तरफ गया ना तो 20 मीटर इधर दिखा देंगे, और फिर गया 20 मीटर इधर, यानी कि 20 मीटर इधर दिखा देंगे, ऐसे दिखाएंगे, फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। सबसे पहले तो ये 20 मीटर और ये 30 मीटर, क्या ये अपोजिट वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 10 मीटर इधर आ जाएगा ना। 20 और 30 का रिजल्टेंट 10 मीटर इधर आ गया। अब ये जो 10 मीटर है इसमें आप 20 मीटर ऐड कर दो। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 10 और 20 को ऐड करना है तो आपको फाइनल जो वेक्टर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये है नेट डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा ये? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा दो। दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 है, एक का मैग्नीट्यूड 20 है। भाई इन दोनों को ऐड किया तो 10 आ गया, तो इन दोनों को तो भूल जाओ, 20 और 30 को। अब 10 को और 20 को ऐड कर लो, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ, याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चिपका दो। एक है वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड का, दूसरा है 20 मैग्नीट्यूड का। और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 है तो ये जो अगली टर्म आती है 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, उसमें कॉस 90 कितना बन जाएगा? बोलो। कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरी टर्म ही 0 बन गई। आंसर आएगा 100 प्लस 400 यानी कि अंडर रूट में 500, यानी कि 10 रूट 5 आ गया क्या आंसर? ये आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से कर देना। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।